Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 27 January 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. First question is BISOPS score is used for इनमें से किस चीज के असेसमेंट के लिए हम बाइसॉप्स स्कोर परफॉर्म करते हैं? इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, फीटल मॉनिटरिंग के लिए, प्रोग्रेस ऑफ लेबर के लिए या फिर फीटल वेलबींग के असेसमेंट के लिए? प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अगर किसी पर्सन में आपको इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में जानना है तो इसके लिए बाइसॉप्स स्कोर परफॉर्म किया जाता है। आइए इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स को जान लें। बाइसॉप्स स्कोर को हम सर्विक्स स्कोर के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में सर्विक्स स्कोर के नाम से भी आपसे बाइसॉप्स स्कोर को पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस बाइसॉप्स स्कोर को किसने दिया था तो आप बता सकते हैं अगस्त 1964 में प्रोफेसर एमरिटस और डॉक्टर एडवर्ड बाइसॉप, इन दोनों ने मिलकर इस बाइसॉप्स स्कोर को दिया था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, प्रोफेसर एमरिटस एंड डॉक्टर एडवर्ड बाइसॉप। बाइसॉप्स स्कोर एक प्री लेबर स्कोरिंग सिस्टम है जो कि गैस करने में काम आता है कि किसी वुमेन में लेबर अपने आप शुरू हो जाएगा या इसे शुरू करवाने के लिए हमें किसी मेडिसिन या किसी और तरीके का इस्तेमाल करना होगा। एक बार फिर से समझिएगा, बाइसॉप स्कोर के द्वारा इंडक्शन ऑफ लेबर रिक्वायर्ड है या नहीं, इस चीज का असेसमेंट किया जाता है। इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि वुमेन में लेबर प्रोसेस अपने आप यानी स्पॉन्टेनियसली नेचुरली शुरू हो जाएगा या फिर हमें किसी और मेथड से शुरू करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बाइसॉप्स स्कोर के अंदर टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं जिसे नर्स के द्वारा मैनुअल वेजाइनल एग्जामिनेशन करके चेक करना होता है और इसी के बिहाफ पर स्कोरिंग देकर यह निश्चित किया जाता है कि इंडक्शन ऑफ लेबर स्पॉन्टेनियसली है या नहीं। बाइसॉप्स स्कोर के अंदर मिनिमम स्कोर 0 होता है और मैक्सिमम स्कोर होता है 13। कौन कौन से 5 कंपोनेंट्स यहां हम असेस करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं सर्वाइकल डायलिटेशन, जो कि सेंटीमीटर्स में होता है। फिर चेक करते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट, जो कि परसेंटेज में होता है। फिर चेक करा जाएगा सर्वाइकल कंसिस्टेंसी। फिर चेक किया जाएगा सर्वाइकल पोजीशन और फाइनली फीटल स्टेशन। तो हमने यहाँ पर 5 चीजों का असेसमेंट किया: सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल एफेसमेंट, सर्वाइकल कंसिस्टेंट, सर्वाइकल पोजीशन, फीटल स्टेशन। तो इस तरह से ये सभी चीजों का असेसमेंट करके हम बाइसॉप्स स्कोर का निर्धारण करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर इज। अगर किसी क्लाइंट को बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो जाता है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल की जाती है? लिथियम कार्बोनेट, क्लोरप्रोमेजिन, ब्यूप्रोपियोन, बेंजोडाइजेपिन्स। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में लिथियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इस कंडीशन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को जान लें। बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर को हम
मैनिक डिप्रेशन या मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। यानी पर्सन का जो मूड है वो बदलता रहता है। पहले पेशेंट को डिप्रेशन होगा, फिर मेनिया हो जाएगा, फिर डिप्रेशन होगा, फिर मेनिया हो जाएगा। डिप्रेशन के अंदर पर्सन की बॉडी में लो एनर्जी, लो मोटिवेशन, लो इंटरेस्ट जैसी फीलिंग्स देखने को मिलती हैं। और जब भी पेशेंट मेनिया वाली फेज के अंदर होगा तो उसके अंदर हाई एनर्जी, डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप, लॉस ऑफ टच इन रियलिटी, ये सब कंडीशंस देखने को मिलेंगे। और इस प्रकार से जो पर्सन का मूड बदल रहा है, कभी डिप्रेशन में है, कभी एक्साइटमेंट में है, इसे आप मूड स्विंग के नाम से कह सकते हैं। और ये कंडीशन कुछ दिनों में रिपीट होती रहती है या कुछ महीनों में रिपीट होती रहती है। तो ये डिसऑर्डर बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर या मैनिक डिप्रेशन डिसऑर्डर कहलाता है। इस बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर का जो एग्जैक्ट कॉज है वो हमें पता नहीं है, अननोन है। लेकिन ऐसा माना जाता है कुछ जेनेटिक कारणों के कारण, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण और ब्रेन की स्ट्रक्चर और ब्रेन में केमिकल्स के अल्ट्रेशन के कारण भी ये कंडीशन हो सकती है। इस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशन और साइकोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। इस मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में जो मेन ड्रग इस्तेमाल की जाती है, जिसे आप ड्रग ऑफ चॉइस भी कहते हैं, वो है लिथियम। लिथियम ड्रग पेशेंट के मूड को स्टेबलाइज करेगी और उसके एक्सट्रीम बिहेवियर को डिक्रीज करेगी और ब्रेन में जिन न्यूरोट्रांसमीटर में डिस्टरबेंस के कारण ये कंडीशन हो रही है उन्हें बैलेंस करेगी। तो याद रखिएगा, लिथियम ड्रग के अगर आपसे काम पूछ लिए जाएं कि ये बॉडी में जाकर क्या इफेक्ट जनरेट करती है, तो आप बता सकते हैं 3 काम करती है ये। पर्सन के मूड को स्टैब्लिश करेगी, उसके एक्सट्रीम बिहेवियर को डिक्रीज करेगी, नॉर्मल करेगी और न्यूरोट्रांसमीटर का जो इम्बैलेंस हुआ है उसे बैलेंस करेगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the organ that are found in inner ear and working as hearing is known as। हमारे इनर ईयर में कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है और ये स्ट्रक्चर सुनने में भी हेल्प करती है? ऑरिकल, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वेस्टिब्यूल। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को आप फंक्शनल यूनिट ऑफ ईयर भी कह सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, फंक्शनल यूनिट ऑफ ईयर। और ये हमें हियरिंग में हेल्प करती है और इनर ईयर की सबसे अंदर वाली स्ट्रक्चर भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, number of new cases that occurs within a specific population within a defined time interval is। अगर किसी निश्चित समय में किसी निश्चित पॉपुलेशन में पाए गए नए केसेस की संख्या को आपको बताना हो तो इसके लिए कौन सी टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा? पॉइंट प्रीवेलेंस, इंसिडेंस, लाइफ टाइम प्रीवेलेंस, पीरियड प्रीवेलेंस। Important question from community subject and it is important for upcoming Rajasthan CHO exam. Yes, absolutely correct। किसी भी डिजीज के जितने भी नए केसेस होते हैं उन्हें हम इंसिडेंस के द्वारा डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following medication order is immediately and once only administered? इनमें से किस टर्म के द्वारा
किसी मेडिसिन को एक बार देना है और तुरंत देना है, ये ऑर्डर लिखा जाता है? ऑप्शन ए PRN ऑर्डर, ऑप्शन बी स्टैट ऑर्डर, ऑप्शन सी सिंगल ऑर्डर, ऑप्शन डी स्टैंडिंग ऑर्डर। अगर डॉक्टर द्वारा किसी मेडिसिन के आगे कौन सा टर्म लिखा जाए जिसका मीनिंग एक बार देना और तुरंत देना हो? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। अगर प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर यानी दवा की पर्ची पर किसी मेडिसिन के आगे STAT लिखा है यानी स्टैट ऑर्डर लिखा है, तो इसका मतलब है ये मेडिसिन आपको तुरंत देनी है और एक बार देनी है। ऑप्शन ए के अंदर PRN ऑर्डर दिया गया है, इसका मतलब है आवश्यकता पड़ने पर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following women should be considered as स्पेशल टारगेट फॉर फैमिली प्लानिंग? इनमें से किस वुमेन को आप फैमिली प्लानिंग के समय स्पेशल टारगेट मानेंगे? ऑप्शन ए दोज हु हैव 2 चिल्ड्रन और मोर, ऐसी वुमेन जिनमें 2 या इससे अधिक बच्चे हों। ऑप्शन बी दोज हु मेडिकल कंडीशन एग्जाम्पल एनीमिया, ऐसी वुमेन जो कि एनीमिया से सफरिंग हो। ऑप्शन सी दोज यंगर देन 20 ईयर्स एंड ओल्डर देन 35 ईयर्स, जो कि 20 साल से कम उम्र की हो या 35 साल से अधिक उम्र की हो। ऑप्शन डी दोज हु जस्ट हैड डिलीवरी विद इन पास्ट 15 मंथ्स, ऐसी वुमेन्स जिनमें पिछले 15 महीने में डिलीवरी हुई है। फैमिली प्लानिंग का साधारण मतलब होता है फैमिली को प्लान करना, यानी कि अगर आपकी फैमिली में 2 बच्चे हैं तो अब ऐसे लोगों को ये सिखाया जाए कि बच्चे 2 ही अच्छे या बच्चा एक ही अच्छा, इससे ज़्यादा उन्हें आगे फैमिली नहीं बढ़ाना है और इसके लिए उन्हें डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करने के बारे में बताना है। ये चीज फैमिली प्लानिंग कहलाती है और इस सिचुएशन में ऑप्शन ए बिल्कुल सही माना जाएगा। ऐसी वुमेन या ऐसा कोई कपल जिसके पास 2 जीवित बच्चे हैं या 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, तो उन्हें टारगेट करके ये समझाना होगा कि आपकी फैमिली अब कंप्लीट हो चुकी है, अब आप कोई ऐसा मेथड इस्तेमाल करें जिससे कि आप में फैमिली आगे ना बढ़े। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में किन 3 चीजों को इंक्लूड किया जाता है? इसमें एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट 3 चीजों को इंक्लूड करते हैं। एजेंट किसी भी डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, होस्ट जिसमें ये डिजीज कॉज करता है, और डिजीज को होने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस या एनवायरनमेंट चाहिए होते हैं वो एनवायरनमेंट द्वारा डिनोट किए जाते हैं। जब किसी जगह पर एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट तीनों एक साथ हो तो उस जगह डिजीज होने की संभावना रहती है और इसे ही हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के नाम से जानते हैं। इनमें से किसी एक भी चीज की एब्सेंस अगर हो तो पर्सन को डिजीज नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, whitish discharge from the vagina is seen in? इनमें से किस कंडीशन के होने पर वेजाइना से whitish discharge देखने को मिलता है? ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस, गोनोरिया, कैंडिडियासिस। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। कैंडिडियासिस कंडीशन होने पर पेशेंट में वेजाइना से व्हाइटिश डिस्चार्ज निकलता है। कैंडिडियासिस बेसिकली एक फंगस इन्फेक्शन है जो कि यीस्ट जिसका प्रकार कैंडिडा है, और अगर आप आगे जानना चाहें तो कैंडिडा ऑल्बिकन्स इसका कॉज माना जाता है। तो कैंडिडा ऑल्बिकन्स नामक फंगल से हुए वेजाइनल इन्फेक्शन के अंदर वेजाइना से व्हाइटिश डिस्चार्ज निकलता है और यही कंडीशन नॉर्मली कैंडिडियासिस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which strategy is effective while communicating with a client with hearing impairment? अगर एक हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला पर्सन है, यानी जिसे कानों से सुनाई नहीं देता, ऐसा पर्सन है और आप उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो अपनी बात उससे कहते समय कौन सा तरीका अपनाना सबसे प्रभावी माना जाएगा? ऑप्शन ए, स्पीक स्लोली एंड अलाउ द क्लाइंट टू डू लिप रीडिंग। आप इस पेशेंट के सामने खड़े होकर धीरे धीरे अपनी बात को कहेंगे ताकि वो अपने होठों आपके होठों को पढ़कर आपकी बात समझ सके। ऑप्शन बी, फेस द पेशेंट व्हेन स्पीकिंग। जब आप पेशेंट से बात कर रहे हो तो उसके सामने रहेंगे। ऑप्शन सी, स्पीक स्लोवर एंड इन अ नॉर्मल वॉल्यूम। आप अपनी बात को धीरे धीरे कहें और आपकी जो आवाज है वो नॉर्मल होनी चाहिए। ऑप्शन डी, ऑल द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। जिन पेशेंट्स को ठीक तरह से सुनाई नहीं देता, उनसे बातचीत करते समय आप हमेशा उनके सामने खड़े होकर धीमे धीमे यानी धीरे धीरे से अपनी बात को कहेंगे और ताकि वो आपके होठों को पढ़कर आपकी बात को सुन सके, समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, emblem of under 5 clinic contains the following objectives except। इनमें से अंडर 5 क्लिनिक में किस ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड नहीं किया जाता? इम्यूनाइजेशन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, प्रोटेक्ट द चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स या फिर केयर ऑफ इलनेस। The right answer is ऑप्शन सी। अंडर 5 क्लिनिक के अंदर प्रोटेक्ट द चाइल्डहुड डिसऑर्डर को इंक्लूड नहीं किया जाता। इसके अंदर सबसे पहले हमने आपको बताया इम्यूनाइजेशन सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, एडिक्वेट न्यूट्रिशन देना इंक्लूड किया जाता है, केयर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग इलनेस इसे इंक्लूड करते हैं और चौथे नंबर पर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसके अंदर हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। हेल्थ एजुकेशन। और इसके सेंटर पार्ट के अंदर लिख लीजिएगा, इसके सेंटर पार्ट के अंदर हम फैमिली प्लानिंग को इंक्लूड करते हैं। फैमिली प्लानिंग। तो ये 5 चीजें हैं जो कि अंडर 5 क्लिनिक के अंदर हमें देखनी होती हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इम्यूनाइजेशन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, केयर ऑफ इलनेस, हेल्थ एजुकेशन और सेंटर में रहेगा फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which drug used into hemodialysis to prevent blood clot? हीमोडायलिसिस प्रोसेस जिसके द्वारा हम रीनल फेलियर वाले पेशेंट में ब्लड को फिल्टर करते हैं, उस प्रोसेस के दौरान किस सब्सटेंस का इस्तेमाल करके ब्लड क्लॉटिंग को रोका जाता है? एस्प्रिन, वॉरफेरिन, हेपेरिन या फिर प्रोटेमाइन। The right answer is ऑप्शन सी, heparin। heparin एक नेचुरल अकरिंग एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है जिसे हम डायलिसिस के दौरान यूज करके ब्लड क्लॉट फॉर्मेशंस को रोकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ड्रग डोज कैलकुलेशन। A healthcare provider prescribes acetaminophen liquid 450 mg orally every 4 hours, PRN for pain. The medication label read as 160 mg per 5 ml.
The nurse prepares how much ml to administer in what dose. डॉक्टर ने किसी पेशेंट में दर्द होने पर दर्द के लिए एसिटामिनोफेन मेडिसिन को 450 ml हर 4 घंटे से एडमिनिस्टर करने का ऑर्डर दिया है, और आपके पास जो एसिटामिनोफेन मेडिसिन अवेलेबल है वो 160 mg पर 5 ml के रूप में अवेलेबल है। डॉक्टर ने आपको कहा है कि पेशेंट को जब भी दर्द हो तो 450 mg एसिटामिनोफेन लिक्विड खिला देना, लेकिन आपके पास जो मेडिसिन अवेलेबल है वो 5 ml में 160 mg अवेलेबल है। तो अगर आपको 450 mg की डोज लेनी हो तो यहाँ पर कितना अवेलेबल ml एसिटामिनोफेन आप काम में लेंगे कि ये डोज यहाँ पर पूरी हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, स्पेशली अगर आप नॉर्सेट लाइक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यस, आंसर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स रेगुलरली हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जब डिजायर्ड डोज चाहिए होती है तो उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता क्या है। सिंपल से शब्दों में इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। हमारे पास क्या है अपॉन हमें क्या चाहिए, और इसे आप ml से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप लिखिएगा डिजायर्ड डोज, और इसके अपॉन में लिखिएगा हैविंग डोज, और मल्टीप्लाई करेंगे ml से। यानी कि हमारे पास जो डोज अवेलेबल है वो यहाँ लिखें, और हमें कितनी डोज चाहिए वो यहाँ लिखें, और कितने ml की मात्रा में अवेलेबल है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपको डिजायर्ड डोज का अमाउंट मिल जाएगा। जैसे कि हमारे पास जो डोज अवेलेबल है वो है 160, और हमें कितना चाहिए 450, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि यहाँ पर 5 ml में ये चीज दी गई है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 14.07 समथिंग आंसर आएगा, और इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन बी सही माना जाएगा। डिजायर्ड डोज अपॉन हैविंग डोज मल्टीप्लाइड बाय ml। हमें क्या चाहिए, हमारे पास क्या है, और फिर ml से मल्टीप्लाई कर दें। Next question is, which of the following medication is administered sublingually for managing angina pectoris? अगर किसी क्लाइंट को एंजाइना पेक्टोरिस का अटैक आया हो तो इनमें से कौन सी ड्रग पेशेंट को सबलिंगुअली देनी चाहिए। सबलिंगुअली का मतलब होता है जीभ के नीचे मेडिसिन को रखना, जहां से ये एब्जॉर्ब होकर अपना एक्शन दिखाए। एस्प्रिन, बीटालॉक, नाइट्रोग्लिसरीन, वॉरफेरिन। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अगर किसी क्लाइंट को एंजाइना पेक्टोरिस का अटैक आया है, यानी अचानक सीने में दर्द होने लगा है, तो इस सिचुएशन के रिलीफ हेतु हम पेशेंट में सबलिंगुअल रूट से नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट एक बेसिकली वैसोडाइलेटर ड्रग है, यानी ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है, जिसकी वजह से वाइटल ऑर्गन्स तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई होने लगती है और पर्सन में आ रहे सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर नाइट्रोग्लिसरीन अवेलेबल नहीं है और पेशेंट को अचानक एंजाइना पेक्टोरिस का अटैक आया, या हो सकता है हार्ट अटैक का अटैक आया, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप उसे एस्प्रिन ड्रग भी दे सकते हैं। उसे एस्प्रिन की टैबलेट चबाने के लिए दें।
एस्पिरिन जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगी, ये ब्लड को पतला करेगी, साथ ही साथ जो एंटीकोगुलेंट प्रोसेस है उसे कम करेगी। इस तरह से पर्सन में एक समय मिल जाएगा जिस समय में वो हॉस्पिटल पहुंच सकता है और अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एस्पिरिन दे सकते हैं। ये एक इमरजेंसी मैनेजमेंट के रूप में आप तरीका इस्तेमाल ले सकते हैं। वारफेरिन जो है एक ओरल एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है और इसकी टॉक्सिसिटी होने पर विटामिन के को एज अ एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में ये पॉइंट भी याद रखिएगा, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट किसी भी पर्सन को सब लिंगुअल रूट से दी जाती है और पहली टैबलेट देने के बाद यदि 5 मिनट में हार्ट चेस्ट पेन में आराम नहीं मिला तो दूसरी टैबलेट इसी रूट से एडमिनिस्टर करें, फिर 5 मिनट तक ऑब्जर्वेशन करें। अगर फिर भी आराम नहीं मिलता है तो फिर तुरंत पर्सन को रेस्टिंग फेज में लाकर हॉस्पिटल शिफ्ट करें। हो सकता है उसमें एमआई का अटैक आया हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन की। इंडियन मेडिसिन के फादर किन्हें कहा जाता है? यस, एग्जैक्टली, इट इज चरक। चरक को फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लें फादर ऑफ इंडियन सर्जरी किन्हें कहा जाता है, तब आप क्या जवाब देंगे? यस, एब्सोल्युटली राइट, सुश्रुता। सुश्रुता को हम फादर ऑफ इंडियन सर्जरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which among the following is not included in Cushing's triad? कुशिंग ट्रायड के अंदर इनमें से किस कंडीशन को इंक्लूड नहीं किया जाता? हाइपरथर्मिया, ब्रेडिपनिया, ब्रेडिकार्डिया, वाइडेंट पल्स प्रेशर। The right answer is option A, हाइपरथर्मिया। जब भी किसी पर्सन के अंदर ब्रेन का प्रेशर सीएसएफ की मात्रा बढ़ने के कारण बढ़ जाता है तो वहां पर कुशिंग ट्रायड जैसी फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी पर्सन के ब्रेन में प्रेशर 5 से 15 ऑफ एचजी से ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के नाम से जानते हैं। और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर कंडीशन होने पर 3 फाइंडिंग पेशेंट के अंदर जरूर देखने को मिलती हैं। इन तीनों फाइंडिंग को हम कुशिंग ट्रायड के नाम से जानते हैं। ट्रायड का मतलब होता है 3। कौन कौन सी कंडीशन है? ब्रेडिपनिया यानी पर्सन की जो रेस्पिरेशन रेट है वो कम होने लगेगी। फिर ब्रेडिकार्डिया यानी पर्सन की हार्ट रेट कम होने लगेगी। और वाइडेंट पल्स प्रेशर यानी पल्स प्रेशर जो है वो बढ़ने लगेगा। पल्स प्रेशर का मतलब होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से यदि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटा दिया जाए तो जो वैल्यू हमें मिलेगी उसे पल्स प्रेशर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ नर्स इन द मिड डे मील प्रोग्राम इज। मिड डे मील प्रोग्राम में नर्स का क्या रोल होता है? असेसमेंट ऑफ हेल्थ, प्लानिंग, इवैल्यूएशन, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, या फिर ये सभी? ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, ये सभी ऑप्शन सही हैं। मिड डे मील प्रोग्राम के तहत बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है और इस मिड डे मील प्रोग्राम में हेल्थ का असेसमेंट करना, बच्चों की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए प्लानिंग करना, अपने द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए तरीकों को इवेल्युएट करना, न्यूट्रिशन का असेसमेंट करना और हेल्थ एजुकेशन देना, ये सभी एक नर्स के काम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सैंडफ्लाई ट्रांसमिट्स, इनमें से सैंडफ्लाई के द्वारा कौन सी डिजीज कंडीशन का ट्रांसमिशन किया जाता है? काला अज़ार, एंट्रिक फीवर, चागास डिजीज, ब्यूबोनिक प्लेग। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। सैंडफ्लाई के द्वारा काला अज़ार का ट्रांसमिशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BUN used for kidney function test stands for, किडनी के फंक्शनिंग को असेस करने के लिए जो BUN टेस्ट करवाया जाता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, ब्लड यूरिक एसिड नाइट्रोजन, ब्लड यूरेसिल नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। हमारे शरीर में प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के बाद यूरिया नामक वेस्ट बनता है और इसी चीज के एस्टिमेशन के लिए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट करवाया जाता है। इसको इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर में नाइट्रोजेनिक वेस्ट यानी प्रोटीन सब्सटेंसेस या एमिनो एसिड यूरिया की फॉर्म में मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द inability to read small words held at usual distance is a primary feature of, अगर कोई व्यक्ति एक नॉर्मल डिस्टेंस पर रखी किताब के छोटे शब्दों को नहीं पढ़ पा रहा है तो ये कौन सा डिसऑर्डर कहलाएगा? मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया या फिर कैटरैक्ट? The right answer is option C, प्रेसबायोपिया। ओल्ड एज में पर्सन अपनी आई लेंस की अकोमोडेशन की पावर को परमानेंटली खो देता है, जिसके कारण वो पास रखे किसी भी ऑब्जेक्ट पर लिखे शब्दों पर फोकस नहीं कर पाता है, उन्हें रीड नहीं कर पाता है और ये कंडीशन प्रेस बायोपिया कहलाती है। एक बार फिर से समझिएगा, प्रेस बायोपिया ओल्ड एज के लोगों में होने वाली आई प्रॉब्लम है जिसके अंदर पर्सन का जो आई लेंस है वो प्रॉपर तरीके से पास लिखे शब्दों पर फोकस नहीं कर पाता, लेंस की अकोमोडेशन पावर खत्म हो जाती है और पर्सन उन्हें रीड नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरोट्रांसमीटर्स इन मेनिया, मेनिया डिजीज कंडीशन में किस न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है? ऑप्शन 1, डिक्रीज नॉर एपिनेफ्रिन, ऑप्शन 2, डिक्रीज डोपामाइन, ऑप्शन 3, इंक्रीज नॉर एपिनेफ्रिन, ऑप्शन डी, इंक्रीज डोपामाइन। जब किसी क्लाइंट का मूड बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड रहता है लंबे समय तक तो ये कंडीशन मेनिया कहलाती है और इसके पीछे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल डिस्टर्ब होता है ये आपको बताना है। यस, एग्जैक्टली, अगर किसी क्लाइंट के अंदर नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है तो ये कंडीशन मेनिया कहलाती है। साइकाइट्रिक्स से न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल के डिस्टर्ब होने से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में प्रीवियसली पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि
मेनिया कंडीशन के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल डिस्टर्ब होता है, तो आप बता सकते हैं जो नॉर एपिनेफ्रिन या जो नॉर एड्रेनालिन होता है, जिसे आप हॉस्पिटल में नॉरेड के नाम से भी कहते हैं, इसका लेवल मेनिया होने पर इंक्रीज दिखाई देता है। और अगर ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा हमेशा, और इसके अलावा अगर डोपामाइन का लेवल इंक्रीज हो जाए तब भी मेनिया कंडीशन हो सकती है। ये आपके आंसर में हमेशा सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगा। तो याद रखिएगा, ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले दो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। पहला है नॉर एड्रेनलिन, जिसे आप नॉरेड के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है डोपामाइन। इन दोनों का लेवल बढ़ना मेनिया कंडीशन कॉज कर सकता है। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि अगर किसी क्लाइंट को डिप्रेशन जैसी कंडीशन है तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिप्रेस होगा, तो नोट करिएगा। डिप्रेशन कंडीशन होने के अंदर तीन इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि डिक्रीज होंगे। सबसे पहले लिखिएगा डोपामाइन, फिर लिखिएगा सीरोटोनिन, जिसे आप 5-HT के नाम से भी जानते हैं, और आखिरी में लिखिएगा नॉर एड्रेनलिन। यस, यहाँ पर इन तीनों का ही लेवल डिक्रीज हो रहा है, इस चीज को याद रखिएगा। डिप्रेशन के समय डोपामाइन की लेवल डाउन होगी, सीरोटोनिन के लेवल डाउन होगी, और नॉर एड्रेनलिन का लेवल डाउन होगा। इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है एल्जाइमर्स डिजीज। एल्जाइमर्स डिजीज के अंदर जो एसिटाइल कोलिन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। एसिटाइल कोलिन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो अगर कम हो जाए तो उससे आपको एल्जाइमर्स कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट नाम पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसन डिजीज के अंदर कौन सा होगा? यस, गैस करिएगा। एक्सीलेंट, यहाँ पर डोपामाइन का लेवल कम देखने को मिलेगा। तो हमने बेसिकली यहाँ पर चार कंडीशंस को डिस्कस किया है। मेनिया और डिप्रेशन दोनों ऑपोजिट कंडीशन है। जब पेशेंट का मूड मेनिया लाइक होगा तो उसके अंदर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलती है, और इस सिचुएशन के अंदर नॉर एड्रेनलिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ जाता है। पर्सन जब डिप्रेशन फील करता है तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, और इस समय ब्रेन के अंदर डोपामाइन, सीरोटोनिन और नॉन एड्रेनलिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल कम हो जाता है। अल्जाइमर्स डिजीज की यदि बात की जाए तो इसके अंदर एसिटाइल कोलिन ACH का लेवल कम हो जाता है, और पार्किंसंस डिजीज के अंदर डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है। डोपामाइन जब भी आपके ब्रेन में रिलीज होता है, ये आपको बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील कराता है, प्लेजर फील कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेंट्स अकरिंग फ्रॉम cause to recovery or death due to disease is called। किसी भी डिजीज में पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की एंट्री होने से लेकर डिजीज होकर पर्सन रिकवर होता है, या फिर डिजीज के बाद पर्सन की डेथ हो जाती है, इस पूरे टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? किसी भी डिजीज के कॉज से लेकर पर्सन के रिकवर यानी ठीक होने या उसकी डेथ होने तक का जो समय है, इसे आप क्या कहेंगे? यस, एग्जैक्टली, इट इज नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। इसे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के नाम से जानते हैं। इवेंट्स अकरिंग फ्रॉम कॉज टू रिकवरी और कॉज टू डेथ इज नोन एज नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, strabismus also known as
स्ट्रैबिस्मस शब्द किस कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पिंक आई, लेजी आई, स्क्विंट या फिर बोथ बी एंड सी ऑप्शंस? यहाँ पर ऑप्शन 1 के अंदर जो पिंक आई टर्म यूज की गई है वो बेसिकली कंजक्टिवाइटिस कंडीशन को बताती है, और कंजक्टिवाइटिस कंडीशन का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। पिंक आई का मतलब कंजक्टिवाइटिस, और कंजक्टिवाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही रहेगा। लेजी आई कह दीजिए या फिर स्क्विंट कह दीजिए, ये दोनों ही नाम स्ट्रैबिस्मस कंडीशन से रिलेटेड हैं। स्ट्रैबिस्मस कंडीशन का मतलब है स्क्विंट या फिर लेजी आई, आंखों का थका थका सा महसूस होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग infection which among the following value be elevated? अगर किसी क्लाइंट को इन्फेक्शन हो जाए तो सीबीसी रिपोर्ट करवाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको एलिवेटेड मिलेगी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या ईएसआर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जब भी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी सेल्स को ज़्यादा तैयार किया जाता है। सो हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इन्फेक्शन होने पर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ा दी जाती है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स की संख्या बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड कलर यूरिन प्रोड्यूस इन विच ड्रग? इनमें से किस ड्रग के इस्तेमाल के कारण यूरिन का कलर रेड हो सकता है? आइसोनियाजेड, ऑन्डेंसेट्रॉन, आयरन कैप्सूल, रिफैम्पिसिन? The right answer is option 4, rifampicin। टीबी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन रिफाम्पिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, और ये ड्रग डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन करवा सकती है, यानी इसके इस्तेमाल से यूरिन का कलर और बॉडी सिक्रीशंस का कलर जैसे कि स्वेट आदि का रेड या ऑरेंज कलर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोलोस्टोमी इरिगेशन। अगर किसी क्लाइंट के अंदर कोलोस्टोमी प्रोसेस हो चुका है और अब आपको इस कोलोस्टोमी को इरिगेट करना है, यानी क्लीन करना है, इसकी साफ सफाई करनी है, तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, इट इज अ क्लीन प्रोसेस। ऑप्शन बी, नॉर्मल saline and water can be used to irrigate the stoma। स्टोमा को साफ करने के लिए, इरिगेट करने के लिए हम NS और वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज द फ्लूइड मूव्स क्रैम्प्स हैपन। जैसे ही हम साफ सफाई के लिए फ्लूइड को इंसर्ट करते हैं, पर्सन में क्रैम्प्स होने लगते हैं, मरोड़े चलने लगते हैं। ऑप्शन डी, ऑल द अबव। ये सभी ऑप्शन सही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात करेंगे कि कोलोस्टोमी होता क्या है। मान लीजिए ये कोई पर्सन है और इस पर्सन के अंदर रेक्टम रूट से स्टूल पास करना संभव नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए इस पर्सन के रेक्टम एरिया के अंदर
कैंसर हो गया और हमने उस एरिया को काट कर हटा दिया, तो अब इस पर्सन में स्टूल पास करवाने के लिए इंटेस्टाइन के एक हिस्से में, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक ओपनिंग बना देंगे और यहीं से पर्सन अपने स्टूल को पास करेगा। एब्डोमेन एरिया में स्टूल एब्डोमेन एरिया से स्टूल को बाहर निकालने के लिए इंटेस्टाइनल पार्ट में एक होल बना दिया जाता है और इस होल के थ्रू पर्सन इस स्टूल को बॉडी से बाहर निकालता है। ये होल ही कोलोस्टोमी कहलाता है। अब इस कोलोस्टोमी की साफ सफाई के लिए आप क्या-क्या स्टेटमेंट्स करेंगे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इट इज़ अ क्लीन प्रोसीजर। इसके अलावा इसकी साफ सफाई के लिए हम नॉर्मल सलाइन और वाटर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और जब भी हम साफ सफाई करने के लिए फ्लूइड को इसके अंदर डालते हैं तो पेशेंट के अंदर क्रैम्प्स आने लगते हैं, मरोड़े चलने लगते हैं। तो मरोड़े अगर चलने लगे तो आप थोड़े समय के लिए रुक जाएं, जैसे ही क्रैम्प सबसाइड हो वापस से आप अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a primigravida mother, engagement occurs at approximately gestation. किसी पहली बार गर्भवती हुई वुमेन में एंगेजमेंट कितनी उम्र पर देखा जाता है? कितने सप्ताह की प्रेगनेंसी होने पर एंगेजमेंट देखा जाता है? 30 से 32 सप्ताह पर, 32 से 34 सप्ताह पर, 34 से 36 सप्ताह पर, 38 से 40 सप्ताह पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। यस एग्जैक्टली, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। किसी भी प्रेमी ग्रेविडा मदर के अंदर एंगेजमेंट का जो समय है वो 34 से 36 सप्ताह पर है। यानी प्रेगनेंसी जब 34 से 36 सप्ताह की हो जाती है तब प्रेग्नेंट वुमन के बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, यानी उसका जो हेड है, वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, डाउनवर्ड शिफ्ट होता है और इसके नीचे यानी पेल्विक एरिया में शिफ्ट होने का मतलब है कि अब बच्चे की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है। बॉडी बच्चे को डिलीवर करने की तैयारी कर रही है। याद रखिएगा 34 टू 36, और इसे ही डाउनवर्ड शिफ्ट को ही हम वेलकम साइन के नाम से भी जानते हैं, लाइटनिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बच्चा जैसे ही नीचे की तरफ शिफ्ट होता है तो मदर के लंग्स को प्रॉपरली फैलने के लिए वापस स्पेस मिल जाता है और मदर को काफी हल्का महसूस होता है। रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो अब ठीक होने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following psychiatric disorder comparatively common in female except? इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन या डिसऑर्डर है जो कि फीमेल की तुलना में मेल्स में ज्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ट्रांसवेस्टिज्म, सोशल फोबिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में आप सभी जानते हैं। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें वुमेन अपने वेट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है, अपना वजन ना बढ़े इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा जागरूक रहती है। और ये एनोरेक्सिया नर्वोसा कंडीशन मोस्टली आपके 12 साल से लेकर 30 साल की वुमेन्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये आंसर नहीं है आपका। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांसवेस्टिज्म। ट्रांसवेस्टिज्म क्या होता है? जब कोई पर्सन अपने ऑपोजिट जेंडर के कपड़े पहनना पसंद करे तो ये ट्रांसवेस्टिज्म कहलाता है। यानी अगर कोई मेल पर्सन फीमेल के
कपड़े पहनना पसंद कर रहा है या कोई फीमेल मेल के कपड़े पहनना पसंद कर रही है, तो इसे आप ट्रांसवेस्टिज्म के नाम से जानते हैं। और ये ऐसी कंडीशन है जो कि फीमेल्स की तुलना में मेल में ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which type hallucination is most common in schizophrenia? इनमें से सिजोफ्रेनिया कंडीशन होने पर कौन सा हेल्यूसिनेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? विजुअल, गस्टेटरी, टैक्टाइल, ऑडिटरी। सिजोफ्रेनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोटिक कंडीशन है और इसके ट्रीटमेंट में एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस होते हैं, यानी उन्हें कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि वास्तव में है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विथ अ मिस्ड abortion at 29 weeks gestation is admitted to hospital. The client will most likely be treated with। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसका 29 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर एबॉर्शन हो जाता है, और एबॉर्शन भी कैसा है? मिस्ड अबॉर्शन, यानी कि एबॉर्शन हो चुका है लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाया है। इस सिचुएशन में वुमेन जब हॉस्पिटल आएगी तो नीचे बताए ऑप्शंस में से किस मेडिसिन के द्वारा इस कंडीशन का ट्रीटमेंट किया जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट के द्वारा, कैल्शियम ग्लूकोनेट के द्वारा, डिनोप्रोस्टॉन के द्वारा, या फिर ब्रोमोक्रिस्टीन के द्वारा? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पर जो डिनोप्रोस्टॉन नाम की मेडिसिन लिखी गई है, बेसिकली ये एक प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग है जो कि वुमेन में सर्विक्स को सॉफ्ट करके लेबर प्रोसेस शुरू करवाती है, और इसकी वजह से जो यूट्रस के अंदर रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकालना है और इसके लिए हम लेबर को इंड्यूस कराएंगे, और इसके लिए डिनोप्रोस्टॉन नाम के प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैग्नीशियम सल्फेट जो कि ऑप्शन ए के अंदर दी गई है, ये प्री एक्लेम्शिया कंडीशन एक्लेम्शिया में कन्वर्ट ना हो जाए इस चीज के ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है। मैग्नीशियम सल्फेट दवा देने के बाद इस ड्रग की टॉक्सिसिटी यदि हो जाए तो उसके लिए एंटीडॉट के रूप में ऑप्शन बी में बताई कैल्शियम ग्लूकोनेट मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पर सही नहीं मानी जाएंगी। इसके बाद ऑप्शन डी के अंदर ब्रोमोक्रिस्टीन यानी प्रेडल नाम की जो ड्रग दी गई है, ये ड्रग पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। ये ड्रग डोपामाइन रिसेप्टर्स को स्टिम्युलेट करती है। सो ये आंसर भी यहाँ पर नहीं माना जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिगॉक्सिन ड्रग से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। डिगॉक्सिन ड्रग डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड ग्रुप की मेडिसिन है, और इस मेडिसिन का इस्तेमाल हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इस ड्रग की इफेक्टिवनेस के कारण कार्डिक मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बढ़ जाती है, यानी हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने की जो पावर है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, वो बढ़ जाता है।
इस मेडिसिन का इस्तेमाल हम उन और भी कंडीशंस में कर सकते हैं जहां पर हमें हार्ट रेट को कम करवाना हो। जैसे कि अगर किसी क्लाइंट को एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लूटर जैसी कंडीशन हो रही है जिसमें हार्ट बहुत ही ज़्यादा तेजी से बीट करता है, तो इस सिचुएशन में हार्ट बीट को कम करने के लिए इस डिगॉक्सिन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम? इनमें से कौन सी डिजीज कंडीशन प्लाज्मोडियम के कारण होती है? मलेरिया, फाइलेरिया, जापानीज एंसेफेलाइटिस या फिर काला आजार? यस, ऑप्शन ए करेक्ट, मलेरिया। मलेरिया एक पैरासाइटिक डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुट ड्रॉप अकर्स ड्यू टू? इनमें से किस एरिया में प्रॉब्लम के कारण फुट ड्रॉप कंडीशन हो सकती है? सियाटिक नर्व में डिस्टरबेंस के कारण, सुपरफिशियल पेरोनियल आर्टरी में डिस्टरबेंस के कारण, डीप पेरोनियल नर्व में डिस्टरबेंस के कारण या फिर ब्रैकियल प्लेक्सिस में डिस्टरबेंस के कारण? The right answer is option C, इंजरी टू डीप पेरोनियल नर्व। यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मान लीजिए एक कोई पेशेंट है जिससे कोई ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से वो लंबे समय से हॉस्पिटल में एडमिट है और बेड पर ही है। ऐसे पेशेंट में लंबे समय से इमोबिलिटी के कारण इस पेशेंट के पैर का जो नीचे वाला हिस्सा है, फुट वाला हिस्सा है, ये हिस्सा कुछ समय बाद आगे की तरफ ये अपने आप झुक जाएगा। इस कंडीशन को ही फुट ड्रॉप कहा जाता है। पेशेंट के पैर का पंजा जो है लंबे समय से इमोबिलिटी के कारण आगे की तरफ झूल जाता है, गिर जाता है, लटक जाता है, उसमें प्लांटर फ्लेक्शन हो जाता है, तो ये कंडीशन फुट ड्रॉप कंडीशन कहलाती है। और ये कंडीशन जो है पैरों में मौजूद पेरोनियल नर्व की इंजरी के कारण होता है। और अगर आपको इस डिजीज कंडीशन को रोकना है तो आप लंबे समय से हॉस्पिटल में एडमिट अनकॉन्शियस पेशेंट्स के पैरों के नीचे इस प्रकार से एक तख्ती, पर्दा या कोई भी चीज लगा दें कि इनका जो पैर है वो बिल्कुल सीधा रहे, आगे की तरफ झुके नहीं। तो इस तरह से आप इस कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और प्रीवियस एग्जाम में इस चीज को पूछा भी गया है कि अगर आपको किसी पेशेंट में फुट ड्रॉप कंडीशन को प्रिवेंट करना है, फुट ड्रॉप कंडीशन नहीं होने देना है, तो कौन सा इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करेंगे? तो आप कहेंगे फुट बोर्ड, यानी ये एक प्रकार की तकिया या तख्ती जैसी स्ट्रक्चर है जिसे आप पैरों के बिल्कुल सहारे सीधा लगा देंगे ताकि पेशेंट का पैर इसी के ऊपर सहारा लगाकर सीधा खड़ा रहे, आगे की तरफ ना झूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एनीमिया इंक्लूड एक्सेप्ट? इनमें से एनीमिया कंडीशन होने पर कौन सी फाइंडिंग नहीं देखने को मिलती? हीमोग्लोबिन लेवल का कम होना, फैटीग फील होना, हाइपर एक्टिविटी होना, लैसीट्यूड का होना? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जब भी किसी पर्सन को एनीमिया जैसी कंडीशन होती है तो उसके अंदर एक्टिविटी का लेवल कम हो जाता है, यानी डिक्रीज एक्टिविटी जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो हाइपर एक्टिविटी इज अ रॉन्ग ऑप्शन हियर। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स डिस्कस किए जाएं तो एनीमिया के अंदर पेशेंट की जो आरबीसीज हैं इसकी संख्या कम हो जाती है। पेशेंट में जो रेड ब्लड कार्पसल्स होती हैं, आरबीसी होती हैं,
उनके ऊपर एचबी यानी हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को बाइंड करके एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। अगर किसी क्लाइंट के अंदर आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा और हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो जाएगा और पर्सन किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करेगा तो उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन ना होने के कारण एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा और उसे थोड़ा भी काम करते ही थकान लगने लगेगी, सांस फूलने लगेगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सिंपली कहें तो वो एक्टिविटी इनटॉलरेंस जैसी कंडीशन उसमें देखने को मिलेगी। एनीमिया के अंदर जो साइन एंड सिम्टम्स इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, उनकी बात की जाए तो सबसे पहला है वीकनेस, फिर है डिक्रीज मसल टोन, फैटीग, रैपिड पल्स, रैपिड ब्रीथिंग और पेल स्किन। एनीमिया से संबंधित अगर पेशेंट में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल आपसे पूछ लिया जाए कि किसी नॉर्मल मेल के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है तो आप बता सकते हैं 14 से 16 के बीच और फीमेल के अंदर 12 से 14 के बीच में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेगनेंसी के दौरान कितने से कम हीमोग्लोबिन होने पर आप इसे एनीमिया कंडीशन कहेंगे तो आप बता सकते हैं 11 से कम होने पर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमें चाहें तो अदर सोशल मीडियाज पर भी फॉलो कर सकते हैं जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज आदि पर। आपकी प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर हम रेगुलरली एमसीक्यूज अपलोड करते हैं। इन सभी सोशल मीडियाज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।